नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक स्थल को एरिया वाइज बांट के पढ़ा था, समझा था और छोटे छोटे स्थलों को भी लेते हुए चले थे। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि बड़े बड़े स्थलों को हम अलग से देखेंगे और एरिया वाइज बांटने से फ़ायदा ये मिलता है ताकि कुछ स्थल छूट ना जाएं और उनकी महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं वो सारी देखी थी। भारत के इतिहास का हम समग्र अध्ययन इस वीडियो सीरीज के अंदर कर रहे हैं। आज हम टॉपिक लेना चाह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदाड़ो के बारे में। जनरली इसको आपने मोहनजोदाड़ो पढ़ा होगा, लेकिन वास्तव में यह एक सिंधी वर्ड है, एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है मृतकों का या मुर्दों का टीला। ये मोहनजोदाड़ो यानी मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, ये कहां है सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसकी जो लोकेशन है वह पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर है। और चूंकि आप जानते हो कि 1947 से पहले यह भारत का हिस्सा था, तो इतिहास के दृष्टिकोण से हमें इन स्थलों को पढ़ना होता है, क्योंकि इतिहास में तो भारत और पाकिस्तान एक ही था। पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत हैं। एक बलूचिस्तान प्रांत, एक सिंध प्रांत, एक पंजाब प्रांत और एक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। इसमें से पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें यह मोहनजोदाड़ो अवस्थित है। सिंध प्रांत की एक तहसील है, जिला है लरकाना। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में यह मोहनजोदाड़ो स्थित है। ठीक है। अगर नदी की बात करें तो यह मुख्य नदी सिंधु के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। इस स्थल से काफी गहराई से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहले इसके नामकरण की बात करें तो इसे मोहनजोदाड़ो यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे दूसरा नाम दिया गया है सिंध का गुलाब। या रेगिस्तान का गुलाब। और इसका तीसरा नामकरण है, वह है पाकिस्तान का नखलिस्तान। इसे पाकिस्तान का नखलिस्तान भी कहते हैं, सिंध का गुलाब भी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। ठीक है। इस मोहनजोदाड़ो की जो खोज है, वैसे सब खोजकर्ताओं को और सब डेटों के झमेले में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास में सबसे ज़्यादा आपको समस्या डेटों को लेकर होती है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 सालों के कंपटीशन एग्जाम में मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि एग्जामिनेशन बोर्ड डेटे पूछने से बचता है। कारण क्यों? क्योंकि इतिहास में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन का मामला डेटों को लेकर ही होता है। एक इतिहासकार अलग डेट बताता है, दूसरा इतिहासकार अलग बताता है, तीसरा अलग बताता है, और उस वजह से एग्जामिनेशन बोर्ड डेटे पूछने से बचता है, क्योंकि अलग अलग डेटों और अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतों के वजह से वो मामले सीधा कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और बहुत सारी वैकेंसियां आपको पता है कोर्ट में लटकती रहती हैं, और उसका सबसे बड़ी वजह है डेट। इसलिए पिछले 5 सालों में आप खुद ऑब्जर्व करना, डेटे रेयरली पूछी जाती हैं। इसलिए डेटों का इलाज आपका हो चुका है। डेटे आप कम से कम पढ़ने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ना पढ़ें, जो ऑथेंटिक हैं, महत्वपूर्ण डेटे हैं, उसी के झमेले में पढ़ें।
अंट शंट डेटे याद रखोगे, पहली बात तो याद रहेगी नहीं, और रहेगी तो कंफ्यूजन बना रहेगा, और सेंसलेस चीज़ें दिमाग में इकट्ठी करने से मतलब नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें दिमाग में नहीं ठहरती। मैटर तो मैं बहुत कुछ बता दूंगा, आप भी पढ़ लोगे सेल्फ, लेकिन मुद्दा ये है कि वो मैटर दिमाग में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि आखिर में एग्जामिनेशन हॉल में यही चीज़ लेकर हम जाते हैं, न कि किताबें या वीडियोस या नोट्स लेके जाते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। देखिए, इसकी खोज आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1922 के आसपास प्रोफेसर राखलदास बनर्जी ने की थी। प्रोफेसर राखलदास बनर्जी, शॉर्ट में इन्हें आरडी बनर्जी भी कहा जाता है। उसके बाद में सर जॉन मार्शल, मार्टिमन व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, इन पुरातत्ववेत्ताओं ने भी यहां पर रिसर्च किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदारो के बारे के संबंध में किस पुरातत्ववेत्ता का संबंध है, तो आपको याद रखना है प्रोफेसर बनर्जी, मार्शल, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। इसके अलावा देखिए, सवाल इस तरह से देंगे वो कि मोहनजोदारो का संबंध किस पुरातत्ववेत्ता से है या नहीं है, डेटे नहीं। ठीक है, डेट पूछ ली गई तो ये ऑथेंटिक है, तो राखलदास बनर्जी की पूछी जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए, मोहनजोदारो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। मोहनजोदारो की जो आकृति है वो इस प्रकार से है। यहां से सिंधु नदी का कटाव निकलता है, दो टीले पाए गए हैं यहां पर। यह आकृति आपको कैसी लग रही है? एक बड़े से नाखून के जैसी, इसलिए शायद इसको पाकिस्तान का नखलिस्तान कहा गया है। ठीक है, इसके चारों ओर एक वॉल है, दीवार है, किलेबंदी है। ठीक है, और इस उच्च नगर के चारों ओर भी एक किलेबंदी है। इसको कहा जाता है निचला नगर और इसको कहा जाता है उच्च नगर। ठीक है, निचले नगर में जो सड़कें हैं वह बड़ी ही स्ट्रेट बनी हुई है, इस प्रकार से, और ये सड़कें जो हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल से काटती हैं। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वह समकोणात्मक आकृति में काटती हैं। इस समकोणात्मक आकृति में ये जो आकृति बन रही है उसको कहते हैं ग्रिड प्रणाली। और ये जो चीज दिख रही है वो एक तरह से शतरंज के जैसी है। और ऐसी प्रणाली 3769 साल पहले, यानी करीब 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य हिंदुस्तान में थी। ठीक है, आज भी इस प्रणाली के आधार पर इंडिया का एकमात्र शहर है, वो है चंडीगढ़। आज भी ऐसे शहर नहीं बस पाए हैं। ऐसा लगता है मुझे तो पर्सनली कि ये सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 ऐसे बटे हुए हैं। ठीक है, इतने सुव्यवस्थित सुनियोजित वेरी प्लान्ड नक्शे पर शहर बसे थे।
ये बात मैं सिर्फ मोहनजोदारो की नहीं कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर इसी तरह से बसे हुए थे। और आप जानते हो कि यह नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, देखिए ये जो मेन रोड है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मेन रोड जा रही है, इसमें जो गलियां होती थी वो इस तरह से होती थी। मेन रोड के ठीक सामने गलियां होती थी, इस तरह से गलियां नहीं होती थी। तो स्वाभाविक सी बात है, मकान कहां बनेंगे? यहां पर। तो मकानों का दरवाजा, खिड़की या रोशनदान मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलेगा। दरवाजे, खिड़की, रोशनदान मुख्य सड़क की ओर नहीं होते थे। अब बात करें इन गलियों के अंदर मकानों की दीवारें। ये कच्ची ईंटों से बनाते थे। इन ईंटों को जिप्सम से जोड़ते थे, पीओपी का इस्तेमाल, और ऊपर जिप्सम का ही प्लास्टर करते थे। यानी पीओपी का इस्तेमाल आज से लगभग 3500 साल पहले होता था। इतने शानदार ये नगर थे। इस वाले टीले को, जो आकृति में, चौड़ाई में ज्यादा था, हाइट में कम था, ठीक है, इसको माउंट ए, और ये वाला जो टीला, जो उच्च नगर है, जो चौड़ाई में कम था, हाइट में ज्यादा था, इसको माउंट बी कहा जाता है। ठीक है, हाइट में कम है, स्वाभाविक सी बात है, एक मंजिला मकान है। हाइट में ज्यादा है, 2 मंजिला मकान है। तो मकान एक मंजिला, एक से अधिक मंजिल के भी होते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं। ये जो मैं मोहनजोदारो की नगर व्यवस्था बता रहा हूं, लगभग सारे नगरों की एक जैसी हैं। सड़कें समकोणात्मक, किलेबंदी युक्त नगर, अंदर सोसाइटी बसी हुई थी। अधिकांश नगर उच्च नगर और निम्न नगर में, यानी उच्च नगर और निचले नगर में डिवाइड थे। लेकिन धोलावीरा के 3 हिस्से थे, 2 निचले नगर थे, 1 उच्च नगर था। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की। तो मुख्य विशेषताओं में यहां पर एक वृहद स्नानागार मिला है। यह वृहद स्नानागार यानी बिग बाथरूम, ये वृहद स्नानागार जो है वह एक वर्गाकार आकृति की इमारत है। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी सिर्फ कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इस स्नानागार में पक्की ईंटें थी। ठीक है, देखिए आजकल जो सवाल आते हैं कंपटीशन में, वह व्याख्यात्मक ज्यादा आते हैं, इसलिए हम स्नानागार की गहराई में भी जाएंगे। यह पक्की ईंटों का था। और एक बात और बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं, उनकी जो नालियां हैं वह भी पक्की ईंटों की थी। नालियां पक्की ईंटों की ही बनाते थे और उसको ऊपर से ईंटों से ढका जाता था। यानी नालियां आजकल की तरह खुली नहीं थी।
इस स्नानागार की हाइट और आकृति के चक्कर में मत पड़ना, कभी न तो पूछी गई न पूछी जाएगी। इसके बीच में एक वृत्ताकार घुमावदार कुआं है, सीढ़ियों वाला, जिसका व्यास लगभग 7 मीटर है। ठीक है। इस किनारे छोटे छोटे बाथरूम बने हुए हैं। जिसकी ईंटें पकी हुई हैं, नालियां अंडरग्राउंड है, बकायदा प्लास्टर कर रखा है। ठीक है, जिप्सम का। इस किनारे पे छोटे छोटे बाथरूम बने हुए हैं जो बिना प्लास्टर के हैं, कच्ची ईंटों के हैं। ठीक है। नालियां खुली हैं। तो इतना अलग अंतर क्यों? क्या ये आदमियों के लिए, ये औरतों के लिए? नहीं। यानी इस स्नानागार से हम जातिवाद की बात ले सकते हैं। यानी यहां पर भी वर्ग भेद था। ठीक। अब इतना बड़ा बाथरूम एक जगह पर क्या कर रहा है, यह भी सोचने वाली बात है। तो हिंदू धर्म में जो परंपरा है, किसी बड़े धार्मिक आयोजन से पहले स्नान के महत्व, स्नान के महत्व को प्रतिपादित करती है। ये चीजें आपके आजकल के जो तथ्यात्मक सवाल की बजाय व्याख्यात्मक जो सवाल आ रहे हैं, कथन और कारण की व्याख्या कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, उसमें काम आएगी। आंकड़े जो तथ्यात्मक चीजें हैं। लेकिन पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूं कि तथ्यात्मक सवाल कम पूछे जा रहे हैं, व्याख्यात्मक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनेशन बोर्ड की सोच के साथ सोच मिलाकर चलोगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम क्रैक कर पाओगे। देखिए, इस वृहत स्नानागार को प्राचीन भारत का पुष्कर भी कहा जाता है। ध्यान देना इस पॉइंट पर। तो ये थी वृहद स्नानागार की बात। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इमारत की। देखिए, मोहनजोदारो के अंदर जो नेक्स्ट इमारत है वह है वृहद अन्नागार की, अ बिग ग्रेनेरी। इस वृहद अन्नागार जो नगर के मध्यम है, इस प्रकार से इसका 1/4 हिस्सा जमीन से बाहर है और 3/4 हिस्सा जमीन के भीतर। यह एक चबूतरे पर बनी हुई है। इसके अंदर 27 प्रकोष्ठ हैं। यानी 27 खाने हैं। जैसे एक अलमीरा कैसे होता है वैसे खुले हुए। तो नो डाउट इतनी गहराई वाले अन्नागार में एक सीढ़ी भी होती होगी, जो मिली नहीं है, बता रहा हूं। ठीक है। पहली बात तो ये कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। एक बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। लोग इस गलतफहमी में है कि वृहद स्नानागार है वह बड़ी इमारत है। नहीं, वृहद अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। पहली बात, 27 प्रकोष्ठ, यानी इसमें अनाज स्टोरेज किया जाता होगा। क्यों? वहां के राजा के खाने के लिए।
अकाल राहत कार्यों के लिए या प्राकृतिक आपदा के समय अनाज एकत्रित किया जाता होगा। यानी वहां का शासक वर्ग जनप्रिय या लोकप्रिय रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जेम्स प्रिंसेप ने दावा जरूर किया है लेकिन अब तक पढ़ी नहीं गई है, तो हम खुले तौर पर किसी बात की चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां का शासक वर्ग लोकप्रिय या जनप्रिय रहा होगा। दूसरी बात, अनाज इतना सारा आया कहां से? कर के रूप में एकत्रित किया जाता होगा। ऐसी बातें दिखती नहीं हैं लेकिन होती हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है वृहद अन्नागार। ये चीजें निकालनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां की नेक्स्ट इमारत की, और वो है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, विशाल सभा भवन। यह नगर के मध्य बीचों बीच एक वर्गाकार इमारत है। प्रोफेसर माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि विशाल सभा भवन है। ठीक है, यह वर्गाकार इमारत है। यहां पर इस प्रकार से 2 गेट हैं। ठीक है, मेरी भाषा में इन और एग्जिट हो सकते हैं। बीच में ऐसा पिलर बने हुए घुमावदार, और इन पिलर्स के ऊपर एक छत है। जैसे पेट्रोल पंप पे कैसे होती है वैसी एक छत है पिलर्स के ऊपर। ठीक, यहां पर एक बड़ा सा चबूतरा है, लंबा सा, और यहां सामने छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं। यहां पर ऐसे पट्टियां लगी हुई हैं। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं ये विशाल सभा भवन है, तो हो सकता है यहां पर कोई शासक वर्ग बैठता होगा और उनके सामने उनके मंत्री, और यहां पर उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां पार्क होती होगी। ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, लेकिन इसी विशाल सभा भवन को, जो 27 मीटर चौड़ा 27 मीटर लंबा है, इसी को मार्टिमन व्हीलर शॉपिंग मॉल भी कहते हैं। यानी सभा भवन और शॉपिंग मॉल एक ही बात है। अगर इसको शॉपिंग मॉल माने तो सामने यह कोई स्टेज रंगमंच होता होगा और यहां सामने ये दुकानें लगती होगी और ग्राहक आकर अपनी गाड़ियां पार्क करते होंगे। मोहनजोदारो फिल्म में भी देखा होगा, व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है यह। नेक्स्ट इमारत की बात करें तो वो है पुरोहित आवास। यह करीब 2 से 3 मंजिला इमारत है। मंजिलों में यह सबसे बड़ी इमारत है, और इसी इमारत के अंदर एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और यह मूर्ति पत्थर की है। ठीक है, इसी के अंदर एक कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। इसी के अंदर एक पुरोहित के सिर की आकृति मिली है। इसी इमारत के अंदर मैंने अभी अभी कहा था 2 से अधिक मंजिला इमारतें उच्च नगर में हैं, तो ये उच्च नगर की इमारत माना जाता है। साथ ही साथ सर्वाधिक अस्थियां और कंकाल
इस नगर से मिले हैं। देखिए, फिल्म में बताया गया है कि यह नगर बाढ़ की वजह से नष्ट हुआ, लेकिन नाम क्या है? मृतकों का टीला। यानी हो सकता है यहाँ पर हर घर के अंदर कंकाल ही कंकाल हैं, यानी यह महामारी या भयंकर बीमारी से नष्ट हुआ। साथ ही साथ सर्वाधिक प्रकार के सिक्के यहीं से मिले, सर्वाधिक सिक्के भी यहीं से मिले। साथ ही साथ यहां पर घोड़े का खिलौना, कहीं कहीं पर लिखा होगा चित्र, यहां से मिला है। यहां से एक योगी राज की मोहर भी मिली है। मोहर जिसे सिक्का कह सकते हैं। ये सिक्के वैसे करेंसी लेन देन का साधन नहीं होते थे, ये जस्ट मोमेंटो होते थे। इस योगीराज की मोहर की चर्चा हम अलग से करेंगे, धार्मिक मुद्दों के अंदर वही काम आएगी। वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में चर्चा थोड़ी बहुत कर रखी है, लेकिन पूर्ण चर्चा हम धार्मिक मुद्दों में करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था। तो ये थी मोटी मोटी बातें। इससे ज़्यादा मोहनजोदारो में मेरे ख्याल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े स्थलों को लेकर। और हाँ, जाने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पहली बार है तो, अन्यथा लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।